हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है घनीय एकक कोशिका का घनत्व। ठीक है, घनीय एकक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। डेंसिटी जानते होंगे, घनत्व, क्यूबिक, घनीय, यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका। तो घनीय एकक कोशिका का घनत्व की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि घनत्व कैसे निकालते हैं। देखो, आप तो सिंपल ही समझो। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास कोई भी पदार्थ है, ये है, इसका आपको घनत्व निकालना है। तो घनत्व का आप बेसिक फॉर्मूला आज तक पढ़ते आए हैं कि घनत्व ऐसे निकालते हैं। कोई भी पदार्थ का अपन घनत्व निकालें तो घनत्व निकालने का तरीका होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे निकालते हैं। जैसे मान लो ये डस्टर है, इसका घनत्व आपको निकालना है तो घनत्व का द्रव्यमान जो भी होगा, मान लो इसका घनत्व 5 ग्राम है, इसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, और इसका आयतन जो भी है वो निकाल लोगे। सही है, आयतन निकाल लोगे। जैसे इसको मान लो एक घन शेप का है ये, तो इसका आयतन निकालोगे भुजा क्यू से, है ए क्यू, एक किनारे की लंबाई। ठीक है, और ए का 3 बार गुना करोगे ए क्यू आ जाएगा। क्लियर। अब इसका मान लो घनत्व है 10 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं। तो इस तरह से हम घनत्व निकाल सकते हैं। कोई भी पदार्थ का घनत्व निकालना हो तो उस पदार्थ के द्रव्यमान में उस पदार्थ के आयतन का भाग दे देंगे, उस पदार्थ का घनत्व आ जाएगा। ये हम जानते हैं। तो मैंने कहा आपको एकक कोशिका का घनत्व निकालना है, घनीय एकक कोशिका है, उसका घनत्व निकालना है। तो सिंपल तरीका तो यही होना चाहिए, एकक कोशिका के द्रव्यमान में एकक कोशिका के आयतन का भाग दे दो। द्रव्यमान में आयतन का भाग दे दोगे तो हमें एकक कोशिका का क्या मिल जाएगा, घनत्व। क्लियर। अच्छा, मानो अब तुम मेरी बात सुनो। अब इतना सिंपल तो आपको देगा नहीं, पेपर में क्वेश्चन दे, न्यूमेरिकल दे, एकक कोशिका का द्रव्यमान भी दे दे और एकक कोशिका का आयतन भी दे दे पेपर में, और कहे आपको एकक कोशिका का घनत्व निकालो। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि आप द्रव्यमान में आयतन का भाग देकर के कोशिका का घनत्व निकाल दो। सही है, इतना सिंपल तो आपसे पूछेगा नहीं, फिर क्या करेगा वो। अब मेरी बात सुनो। मान लो कोई एकक कोशिका है, उसमें n परमाणु है। परमाणु अवयवी कण कितने परमाणु हैं, n। क्लियर। और प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m है। सोच लेना, n एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या। कोई एकक कोशिका है, घनीय है, और उसमें n परमाणु है और प्रत्येक परमाणु का वजन स्मॉल m है। तो जब n इंटू m करोगे तो एकक कोशिका का वजन नहीं आ जाएगा क्या। सोच लो, मान लो एकक कोशिका में 4 अवयवी कण है और प्रत्येक का वजन 1 ग्राम है, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान 4 इंटू 1 नहीं आ जाएगा क्या। भाई, एकक कोशिका में अवयवी कण ही तो होते हैं और कुछ तो होता ही नहीं है। और आपके पास एकक कोशिका में 4 अवयवी कण है और प्रत्येक अवयवी कण का द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो एकक कोशिका का वजन 4 ग्राम आ जाएगा ना। तो मैंने n इंटू m लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ एकक कोशिका का द्रव्यमान। हम एकक कोशिका घनत्व निकाल रहे हैं, तो n इंटू m, n का मतलब एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, m है एकक कोशिका में उपस्थित प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर। अच्छा, बटे आयतन। एकक कोशिका देखो घनीय है तो घन का आयतन तो एक ही हो जाएगा। सही है क्या। एकक कोशिका अपनी घनी शेप की है, घन है, तो उसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। ए है घन की भुजा की लंबाई। भुजा को हम किनारा बोल सकते हैं। देखो, आप कमरे में बैठे हुए, जो भुजा है वही किनारा है घन में। सही है, घन में भुजा कितनी होती है, 12। घन में ये घन मान लो, भुजा 12, और किनारे कहूं तो किनारे भी 12। सही है, तो ए क्या है, घन की भुजा की लंबाई या घन के किनारे की लंबाई।
तो इस तरह से निकाल सकते हैं। एक कोष्टिका घनत्व आ जाएगा, घनत्व का सिंबल मान लेते हैं डी, घनत्व डी, डेंसिटी ऊपर लिख रहा है ना, तो घनत्व हो गया एक कोष्टिका का द्रव्यमान, फॉर्मूला बन रहा है एक, और ये एक कोष्टिका का क्या हो गया, आयतन, क्योंकि एक कोष्टिका कौन सी लिया मैंने, घनीय, तो घनीय का आयतन हो जाएगा भुजा क्यू, ए क्यू। क्लियर? तो एक फॉर्मूला बना। अच्छा, अब इसमें भी मैं कुछ चेंज करने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले को और कठिन बनाने वाला हूं। तो इस फॉर्मूले को और कठिन बनाने के लिए मैं कुछ हेल्प लेता हूं। पहले तो मुझे बताओ, आपने सुना होगा पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मात्रक मोल होता है, पढ़ा है ये बात? तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल। मान लो कोई पदार्थ आपके पास 1 मोल है, सही है, तो उसमें परमाणु कितने होंगे? अगर वो पदार्थ परमाणुओं से बना है तो उसमें परमाणु होंगे 6.02 × 10⁻23, जिसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ये लास्ट क्लास में भी बताया था एक न्यूमेरिकल में। 1 मोल कोई पदार्थ है तो उसमें परमाणुओं की संख्या इतनी होगी। क्लियर? वो पदार्थ मान लो परमाणुओं से बना है, क्योंकि मुझे एकक कोष्टिका से मतलब है ना इस समय, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की बात कर रहा हूं। क्लियर? 1 मोल कोई पदार्थ है, उसमें कितने परमाणु होंगे? 6.02 × 10⁻23। और 1 मोल पदार्थ का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा 1 मोल पदार्थ है और वो परमाणुओं से बना है, तो उसका वजन परमाणु भार के बराबर होगा ग्राम में। समझ रहे मेरी बात? 1 मोल पदार्थ का वजन कितना होता है? 11th क्लास की बड़ी काम की बातें हैं। 1 मोल पदार्थ का कोई वजन पूछे तो उस पदार्थ में जो परमाणु है उसके भार के बराबर, पर वो भार किस में? ग्राम में। मेरी बात बड़ी कठिन आई। जैसे मैंने कहा, बड़े ध्यान से सुनना, एक पदार्थ है कार्बन परमाणुओं से बना है। कौन से परमाणुओं से बना है? कार्बन। क्लियर? अच्छा, अब ये पदार्थ मान लो 1 मोल है। कितना है? 1 मोल। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? कार्बन परमाणु इतने हैं। 1 मोल पदार्थ में परमाणु हो गए इतने। अब इसका वजन कितना है? कार्बन का परमाणु भार आपने पढ़ा होगा कितना होता है? 12, पर वो 12 किस में? ग्राम में। तो 1 मोल इस पदार्थ का वजन 12 ग्राम है, कार्बन के परमाणु भार के बराबर, पर किस में होगा? ग्राम में। ठीक है, तो मतलब मैं 1 मोल ये पदार्थ ले लूं तो इसका वजन 12 ग्राम आएगा, और इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 6.02 × 10⁻23। ये मोल कंसेप्ट की बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको पता है मोल पदार्थ की मात्रा होती है। अब मैं कहूं मोल का मतलब क्या है, तो आप समझा सकते हो। कोई पदार्थ 1 मोल है तो उसमें कण इतने होंगे, मोल का मतलब समझा सकते हो। उसमें 6.02 × 10⁻23 कण होंगे, तो पदार्थ की मात्रा ही तो है ही मोल। कोई पदार्थ मैंने 1 मोल लिया तो वहां में इतने कण हैं। कोई पदार्थ मैंने 1 मोल लिया, उसका वजन कितना है? अब दूसरी बात ऐसे पूछी तो 1 मोल पदार्थ का वजन उस पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भार के बराबर होगा, पर वो किस में? ग्राम में। समझ रहे? मतलब ये 1 मोल पदार्थ है, इसमें कार्बन परमाणु है और कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो इस 1 मोल पदार्थ का वजन हो जाएगा 12 ग्राम। क्लियर? अब मैं आपसे दूसरी बात पूछूं, 12 ग्राम इस पदार्थ में परमाणु कितने हैं? तो आप कहोगे 6.02 × 10⁻23, ये बराबर ही तो है। अरे 1 मोल वजन 12 ग्राम और 1 मोल में परमाणु 6.02 × 10⁻23, तो 12 ग्राम इस पदार्थ में इतने परमाणु हैं। सही है का? अरे क्लियर है क्या? अरे मेरी बात समझ में कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है? मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? अब एक बात बताना ढंग से सुनना। तो ये इसका मतलब तो n हो गया ना, अवोगाद्रो संख्या। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे भी तो पूछ सकता हूं, 1 मोल पदार्थ का परमाणु भार कितना? 1 मोल पदार्थ का वजन कितना? आप कहोगे परमाणु भार के बराबर। 1 मोल पदार्थ का वजन कितना? परमाणु भार के बराबर। और मैं कहूं इतने परमाणुओं का वजन कितना? तब भी आप यही तो कहोगे परमाणु भार के बराबर।
क्लियर? तो मैं इसी बात को ऐसे लिखूं तो गलत है क्या? Na परमाणुओं, बड़े ध्यान से देख लेना भाई, का द्रव्यमान बता कितना होता है। आपने कहा परमाणु भार के बराबर, जिसको मैं कैपिटल M सिंबल दे देता हूं। गलत तो नहीं लिखी है लाइन मैंने भाई? 1 मोल पदार्थ का भार परमाणु भार के बराबर है, तो 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो इन परमाणुओं का वजन भी तो परमाणु भार के बराबर होगा। सही है बात? अच्छा, अब मैं कहूं 1 परमाणु का वजन कितना आएगा, बता मुझे। तो लड़के ने कहा 1 परमाणु का वजन आएगा M/Na। मैंने कि 1 परमाणु के वजन को मैं स्मॉल m कह सकता हूं। ऊपर देखो, भूल गए क्या? n था एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, m थी प्रत्येक परमाणु का भार, प्रत्येक परमाणु का भार मतलब 1 परमाणु का भार। और 1 परमाणु का भार मैं M/Na लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जिसमें m कैपिटल M क्या है? परमाणु भार, और Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या। मतलब इस फॉर्मूले को मैं और जटिल बनाने के लिए स्मॉल m को इसमें से हटाने वाला हूं और उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? M/Na। कैसे आया फिर क्लियर कर लो। स्मॉल m की जगह मैं M/Na कैसे लिख सकता हूं, फिर क्लियर कर लो भाई। 1 मोल कोई पदार्थ है, उसका वजन परमाणु भार के बराबर होता है, स्टैंडर्ड है। और 1 मोल पदार्थ में इतने परमाणु होते हैं, Na परमाणु होते हैं। तो Na परमाणुओं का वजन परमाणु भार के बराबर है या नहीं है? तो 1 परमाणु का वजन कितना आएगा? M/Na। 1 परमाणु के वजन को स्मॉल m कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं हम? तो स्मॉल m की जगह कैपिटल M/Na लिख सकते हैं। तो आपके पास घनत्व का एक नया फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। D = N × कैपिटल M आएगा, नीचे Na आएगा, इसके नीचे Na आएगा कि नहीं आएगा? M/Na लिखूंगा ना मैं इसके स्थान पर। तो ये घनत्व का फॉर्मूला जो बना, ये आपके लिए काम आएगा। ये इसमें सब सिंबलों को समझ लो, फिर क्लियर कर लो। D किसका घनत्व है? घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व है। N क्या है? घनीय एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। जैसे उसने कहा घनीय एकक कोष्टिका, आद्य घनीय एकक कोष्टिका है, तो घनीय पर कैसी? आद्य। अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 1। याद है? आद्य घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण 1। मैंने कहा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, n का मान कितना हो जाएगा? 2। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में n का मान 2 होता है, परमाणुओं की संख्या, अवयवी कणों की संख्या 2 होती है। मैंने कहा फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, अवयवी कण कितने हो जाएंगे? 4। तो n का मान किस पर n है? एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ये डिपेंड करेगी एकक कोष्टिका के प्रकार पर। अगर एकक कोष्टिका आद्य घनीय है तो n का मान 1 आ जाएगा। एकक कोष्टिका अंतः केंद्रित घनीय है तो n का मान 2 आ जाएगा। और यदि एकक कोष्टिका फलक केंद्रित घनीय है तो n का मान 4 आ जाएगा। तो D क्लियर? एकक कोष्टिका का घनीय एकक कोष्टिका घनत्व n है, घनीय एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, m है परमाणु जो घनीय एकक कोष्टिका में हैं उनका परमाणु भार, जो भी किस में? ग्राम में। परमाणु भार ग्राम में। क्लियर? अच्छा, ए क्या है? घन की भुजा या घनीय एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई। Na क्या है? आवोगाद्रो संख्या, मान जिसका पता है 6.02 × 10⁻23। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये फॉर्मूला देखो मैंने किस तरह से इसको तैयार किया, एक बार वापस देखो। घनत्व ऐसे निकालते हैं कि कोष्टिका घनत्व निकालना है तो घनत्व का फॉर्मूला यही होना चाहिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। मैंने माना एकक कोष्टिका में n परमाणु है और प्रत्येक का परमाणु का द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हो जाएगा n × m। एकक कोष्टिका घनीय है तो आयतन हो जाएगा भुजा q। अब मैंने इस m को सॉल्व किया है। मैंने कैसे सॉल्व किया कि हमने पढ़ा है Na परमाणुओं, इधर बताया भी है मैंने, Na परमाणुओं का वजन परमाणु भार के बराबर होता है, m के बराबर कैपिटल M परमाणु भार है। तो एक परमाणु का वजन कितना हो जाएगा? M/Na। एक परमाणु का वजन मतलब स्मॉल m का मान M/Na होगा। क्लियर? M/n लिख दिया मैंने, कैपिटल M/Na, और ये फॉर्मूला तैयार हो गया।
अब इस पे न्यूमेरिकल बनाता है, पर इसको चलो एक बार अपन डिराइव तो कर ही लेते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया, क्लियर? कैसे डिराइव करेंगे सामने देखो, अब तो क्लियर है ना कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब काम की बात आपके लिए, आपसे पेपर में ये फॉर्मूला ड्राइव तो करावेगा नहीं, एक निकालो एका कोष्टिका घनत्व का फॉर्मूला निकालो, ऐसा तो क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा अगर आता है तो, ठीक है। आपसे ये नहीं कहेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया बता, आपसे ये कहेगा कोई न्यूमेरिकल देगा, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और इस फॉर्मूले की सहायता से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मतलब इस फॉर्मूले पर आधारित एक न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में, सही है। तो अब इस फॉर्मूले को मैंने दोबारा से इसे कर देता हूं, ऐसे करता हूं, देखो इधर एक बार और समझ लोगे इस बहाने से। देखो ध्यान दो सभी सामने, देखो अपन ऐसे कर लेते हैं, माना कैसी एक कोष्टिका है अपने पास, घनीय एकक कोष्टिका, सही है, घनीय एकक कोष्टिका। अब मुझे जो जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसको मैं मान लेता हूं। माना घनीय एकक कोष्टिका में n परमाणु, भाई फॉर्मूला इस तरह से लिखा है ना, तो जो चीजों की जरूरत पड़ती है उनको मान लेते हैं। माना एकक कोष्टिका में कितने परमाणु, n, सही है, कॉमा किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई a, किनारे की लंबाई मान ली मैंने, कितनी मानी, a, सही है, किनारे की लंबाई a, तथा प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m मानूंगा, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m, ठीक है। तो अब एक कोष्टिका घनत्व लिख सकता हूं मैं, तो घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व बताओ क्या आएगा। घनत्व आएगा द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व का सिंबल भी लिख देता हूं यहीं, घनत्व का सिंबल d ले लिया, द्रव्यमान बटे आयतन आएगा। अब द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जब एक कोष्टिका में n परमाणु है और प्रत्येक परमाणु का वजन स्मॉल m है, तो द्रव्यमान हो जाएगा, फिर समझा देता हूं, स्मॉल n इंटू स्मॉल m। भाई प्रत्येक परमाणु का वजन m है और n परमाणु है, तो एक कोष्टिका में परमाणु ही तो है और कुछ तो है नहीं, तो एक कोष्टिका का द्रव्यमान स्मॉल n इंटू स्मॉल m हो जाएगा, बटे एक कोष्टिका का घनत्व बटे एक कोष्टिका का आयतन। द्रव्यमान हो गया, आयतन आएगा नीचे। अब एक कोष्टिका आपको पता ही है घनीय है, तो आयतन एक ही आ जाएगा, d बराबर n इंटू एम बटे ए क्यू। अब m के लिए m का मामला फिनिश करते हैं, स्मॉल m को हटाते हैं, उसके लिए एक चूंकि लगाएंगे जो मैंने आपको समझाई थी, चूंकि Na का मतलब समझ गए, अवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.02 इंटू 10 की पावर 23। Na परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, कैपिटल M, जो कौन है परमाणु भार, क्लियर, इतना होता है Na परमाणुओं का वजन। तो बताओ फिर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान सिंबल स्मॉल m, गलत तो नहीं लिखा ना मैंने, एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m ही तो मान के चला हूं मैं, वो कितना हो जाएगा, m बटे Na। स्मॉल m का मान रख दें इस फॉर्मूले में, सही है, डायरेक्ट कर देता हूं, आता है d बराबर n इंटू, समझदार तो समझ जाएगा, कैपिटल M नीचे ए क्यू इंटू Na। क्लियर है कि भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस पर आएंगे, यहां तक क्लियर। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में बिल्कुल रट जाना चाहिए, रटो, रट लो परमानेंट, क्योंकि और तो ये ऊपर मैंने क्या किया, ये तो तेरे काम आने से रहा, काम आएगा ये। d बराबर n इंटू एम बटे ए क्यू इंटू Na, n इंटू एम बटे ए क्यू इंटू Na। तो यहां तक लिख लेते हैं, फिर आगे और बढ़ेंगे बात को, है ना लोग। घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व
घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व, इंग्लिश में डाल लो भले, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इसको नोट कर लो यार, मुझ में बुलवाओगे क्या फायदा निकलेगा, यहां से यहां तक इसको लिख ही लो ऐसे की ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको फटाफट नोट कर लो, घनत्व का फॉर्मूला रट लो। D बराबर स्मॉल n इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। जल्दी लिखो, जल्दी वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट नोट करो। रच रच के मत लिखो, जल्दी लिखो। राइटिंग बैठा रहे हैं। लिख लिया? अच्छा, अब मैं एक बात पूछता हूं, लिख लिया हो तो इधर देखो और समझो। अरे पीछे लिख लेना यार, पर समझ ले, समझने पे ध्यान दे। देखो इधर, मान लो ये आपके पास एक क्रिस्टल जालक है। ढंग से सुन लेना शब्दों को, क्या बोला मैंने, ये क्रिस्टल जालक, एकक कोष्टिका नहीं। आपको पता ही है क्रिस्टल जालक जो होता है वो एकक कोष्टिकाओं से निर्मित होता है, और ये इसके अंदर मैंने 9 एकक कोष्टिकाएं बना दी हैं। क्लियर? क्रिस्टल जालक है और इसके अंदर ये 9 एकक कोष्टिका हैं। मान लो ये सभी घनीय एकक कोष्टिका हैं, सब घनीय हैं, एक जैसी हैं सभी। क्लियर? अच्छा, जब ये सब एक जैसी हैं तो प्रत्येक का घनत्व मान लो 10 है। एक जैसी हैं, मेरा कहने का मतलब प्रत्येक का घनत्व कितना है, 10 है, या एकक कोष्टिका का भी, या का भी, या का भी। तो इस क्रिस्टल जालक का घनत्व कितना आएगा? क्रिस्टल जालक का घनत्व भी फिर तो 10 ही होगा, है? अरे प्रत्येक एकक कोष्टिका में द्रव्यमान बटे आयतन करेगा, 10 आ रहा है, द्रव्यमान बटे आयतन 10, द्रव्यमान बटे आयतन 10, तो पूरे क्रिस्टल जालक का भी तो घनत्व 10 ही आएगा, है? अरे यार बड़े गधे हो। मान लो प्रत्येक एकक कोष्टिका का वजन 5-5 है, प्रत्येक का वजन कितना है, 5। सही है? प्रत्येक एकक कोष्टिका का वजन 5 है। बहुत टाइम बिल्कुल समझ नहीं आ सकता। वजन 5 है प्रत्येक एकक कोष्टिका का, और प्रत्येक एकक कोष्टिका का आयतन 1 है।
है। अब मैंने कह रहा हूं इस एकक कोष्टिका का घनत्व निकाल, तो लड़का कह रहा है द्रव्यमान बटे आयतन 5/1 मतलब 5 आया। एकक कोष्टिका का घनत्व 5 आ रहा है, द्रव्यमान बटे। अब मैंने किया क्रिस्टल जालक को निकालियो। लड़का गिन रहा है देखो अब ढंग से कि साहब क्रिस्टल जालक में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकक कोष्टिका है, प्रत्येक का वजन 5 तो 9 पंजे 45। तो एकक क्रिस्टल जालक का वजन 45 आ गया भाई। 5 ग्राम की है, 5 ग्राम की है, 5 ग्राम की है, तो क्रिस्टल जालक का वजन कितना आ गया 45। अब मैंने की बटे नीचे का ही करेगो आयतन, इसका आयतन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो भी तो 5 ही आएगो। कैसे बच्चन तरह समझाना पड़ रहा। एकक कोष्टिका का घनत्व जब 5 है तो क्रिस्टल जालक का घनत्व भी 5 ही है। मेरा कहने का मतलब यह है, कई बार क्या करता है लड़का, मैं कहता हूं कि ये D क्या है, लड़का कहता है ये घनी एकक कोष्टिका का घनत्व है, और पेपर में पूछ लेता है न्यूमेरिकल में क्रिस्टल जालक का घनत्व बता। अब वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको पता है, उसने D पढ़ा है घनी एकक कोष्टिका का घनत्व। अब उस पर सोचता है यार क्रिस्टल जालक का घनत्व कैसे निकलेगा, न्यूमेरिकल आ गया और उसने एकक कोष्टिका घनत्व नहीं पूछा, उसने पूछा क्रिस्टल जालक का घनत्व, वही कंफ्यूज। अरे जो एकक कोष्टिका का घनत्व वही पूरे क्रिस्टल जालक का घनत्व होगा भाई। क्रिस्टल जालक का छोटा सा भाग ही तो होता है एकक कोष्टिका, उसी की तो बार बार पुनरावृत्ति होती है क्रिस्टल जालक में। जब एकक कोष्टिका का घनत्व 5 है तो क्रिस्टल जालक का भी घनत्व 5 ही है। मेरा कहने का मतलब समझ लो, ये D जो है इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, ये एकक कोष्टिका का घनत्व या क्रिस्टल जालक का घनत्व है। क्लियर? अरे जो एकक कोष्टिका का घनत्व वही क्रिस्टल जालक का घनत्व। कई बार न्यूमेरिकल में दे देता है क्रिस्टल जालक का घनत्व इतना है, अब लड़का कहे साहब न्यूमेरिकल कर बेकू तो एकक कोष्टिका को घनत्व चाहिए, वो तो दियो ही ना है। तो ये तो महान बेवकूफी हो गई। क्लियर मेरी बात? तो अब इस बात को मैं देखो अब आपके सामने लिखता हूं इस बात को, क्योंकि आप याद भी रखना। देखो इधर सामने जो बातें मैं आगे बता रहा हूं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, उन सभी बातों को आप ढंग से समझ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करते हैं तो फिर अटकेंगे। अगर आपको फॉर्मूले में उपस्थित सभी बातों की जानकारी आपको पूरी तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। जो ये अपना घनत्व का फॉर्मूला लिख रहा था इसके बारे में देखो, इधर फॉर्मूला ये लिख रहा था D बराबर, याद हो गया आपको, रट गया बता रहा हूं, Z इंटू कैपिटल M बटे AQ इंटू NA, ये फॉर्मूला है ना। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें D क्या है। D एकक कोष्टिका का घनत्व, हर बात को समझ लेना, एकक कोष्टिका का घनत्व, सही है। या देख लो मैं दोनों बातें लिख रहा हूं, कई बार क्रिस्टल जालक का घनत्व बोलता है वो और कभी एकक कोष्टिका घनत्व बोलता है, एक ही चीज है। एकक कोष्टिका घनत्व या क्रिस्टल जालक का घनत्व। मात्रक, लड़का कहता है मात्रक, मैंने की केमिस्ट्री में CGS चलती है कि MKS CGS है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम चलेगा, किलोग्राम नहीं, और लंबाई मीटर में नहीं, काय में चलेगी, सेंटीमीटर में। तो ग्राम द्रव्यमान बटे आयतन तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका मात्रक हो गया घनत्व का। नेक्स्ट है सिंबल Z लिख दिया क्या, पहले क्या लिखा था N, सही है क्या, N लिखा था पहले, तो अब N ही चलने दो। अगर मैंने पहले Z लिखा है तो Z चलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ध्यान रखो ये N या Z है क्या, क्या बताया था N, जल्दी बताओ। हाँ, एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या मात्रक। लड़का कह रहा है मात्रक नहीं होगा, सब संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, 5 10 20 संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। मैंने कि चलो M परमाणु जो एकक कोष्टिका में है उनका परमाणु भार है या परमाणविक द्रव्यमान, कई नामों से पुकार देता है इसको, लड़का कंफ्यूज हो जाता है। ये सब परमाणु भार, परमाणविक द्रव्यमान बोल दे, परमाणविक भार बोल दे,
एक ही बात है। द्रव्यमान, परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणु भार एक ही चीज है। हद होगी है। तो मात्रक, अब मात्रक पूछूंगा तो बतेगो नहीं। चलो भाई, इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। प्रति नीचे मोल हो, ग्राम मोल इनवर्स। तो ये कहां से आया? मैंने कि भाई आपने अभी तो कहा था Na परमाणुओं का भार जो होता है वो परमाणु भार होता है? Na परमाणुओं का वजन, ध्यान करो, चूंकि जमाई परमाणु भार के बराबर होता है। तो Na परमाणु का वजन है ना, सही है। तो नू बता, Na परमाणु मतलब 1 मोल का वजन ही तो है ये। तो पीछे नीचे मोल इनवर्स ना लिखूंगा का मैं? Na परमाणु मतलब 1 मोल का वजन ही तो है ही। 1 मोल का वजन m ग्राम प्रति मोल। प्रति मोल का मतलब समझ गए? 1 मोल का वजन। क्लियर? तो मात्रक में नीचे मोल क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 मोल पदार्थ का वजन होता है परमाणु भार। तो नीचे आएगा मोल इनवर्स या प्रति मोल, मतलब 1 मोल का वजन। सही है। तो इसका मात्रक याद रखें, ग्राम प्रति मोल। क्लियर? या इसको कई बार ऐसे भी लिख देता है U। और लड़का आता है फिर मेरे पास भगा भगा कि साहब नया मात्रक मिला परमाणु भार का। मैंने कहा मिल गो U। U का मतलब भी यही है, ग्राम प्रति मोल। मतलब ग्राम प्रति मोल को उसने एक नए तरीके से लिख दिया है U। U मतलब यूनिट, मात्रक। इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकाले। U का मतलब भी ग्राम प्रति मोल है। कई बार परमाणु भार का मात्रक ऐसे लिख देता है 90 U। परमाणु भार दिया उसने 90 U, तो U का मतलब है ग्राम प्रति मोल। नई खोज नहीं करें। क्लियर? हर चीज को समझ लेना इसमें, जब ही न्यूमेरिकल होंगे। ए के बारे में आपको पता ही है, एक ए और आ रहा है। सही है? हैं? घन की भुजा लंबाई या भुजा की लंबाई, किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई। बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किनारा या कोर एक ही चीज है। भुजा तो कई तरह से उसको न्यूमेरिकल में उच्चारित कर देता है, लड़का अर्थ नहीं समझता है। किनारा कहे, कोर कहे, भुजा कहे, उसका मतलब ए। लंबाई सेंटीमीटर, केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग। Na कौन सी संख्या भाई? चलो भाई आवोगाद्रो संख्या। मान आपको पता ही है इसका, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मात्रक भी बता दो। लड़का कहता है संख्या है, कोई मात्रक नहीं होगा। अरे यार मैंने क्यों नहीं होगा? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स। ई कैसे आया? अरे यार 1 मोल में कितने परमाणु? लड़का ने कहा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 1 मोल में है तो मोल इनवर्स नहीं है जाएगा क्या? मतलब 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। मोल इनवर्स ये कह रहा है प्रति मोल, 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। तो इसका मात्रक हम क्या लिख सकते हैं? मोल इनवर्स। इसको मत ये से मत करना कभी भी इग्नोर कि साहब आवोगाद्रो संख्या एक संख्या है। हाँ संख्या है, पर 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, तो इसलिए मात्रक मोल इनवर्स चलेगा इसका। भले मेरे लिए ये मात्रक लिखे हैं, आपको ये सही लिख रहे हैं या मात्रक कन्फर्म है, तो आप इसको भले चेक कर सकते हो। इन सभी मात्रकों को यहां रख लो, घनत्व का मात्रक ये आ जाना चाहिए जब, तो सही है। रख के देख लेते हैं। n का कोई मात्रक है क्या? नहीं। फिर m है, m का मात्रक क्या है देखते हैं। m का मात्रक है ग्राम प्रति मोल। सही है। फिर नीचे AQ है। AQ मतलब A क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा इनटू Na का मात्रक क्या है? मोल इनवर्स। अब देखो मोल इनवर्स कट जाएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। क्लियर है ना? अरे मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा, मोल से मोल कट के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू आ जाएगा। इसका मतलब मैंने सबके मात्रक सही लिखे हैं। अब हर चीज क्लियर है इसमें। अच्छा एक बात और, घन की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में चाहिए हमको तो, पर वो नई नई स्टाइल से दे देता है। नई नई स्टाइल कैसे? घन के भुजा की लंबाई देगा कभी तो पिकोमीटर में, चाहिए किस में? सेंटीमीटर में।
लड़का यहाँ फंस जाए, पिकोमीटर को वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर, वो ही ना आवे। घन की भुजा की लंबाई वो दे दी उसने 5 पिकोमीटर। अब लड़का सोचे यार सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, लंबाई तो सेंटीमीटर में चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भुजा की लंबाई कहीं में चाहिए, सेंटीमीटर में फंस गया। तो 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर होता है। और 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यह तो बच्चा भी जाने, तीसरी क्लास को हमारा लाला भी जाने। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, ये आपने पढ़ा है। मीटर की जगह पे आप 100 सेंटीमीटर लिखोगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 पिकोमीटर है। मैंने लिखा 5 पिकोमीटर, मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। पिकोमीटर की जगह पे आप 10⁻⁻10 लिख सकते हो, उसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो। क्लियर? कहीं पिकोमीटर में दे दे तो पिकोमीटर हटा करके 10⁻⁻10 आ जाएगा, वो किसमें से कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। 2 बात हो गई। एंगस्ट्रॉम दे देता है, फिजिक्स में बहुत काम आता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो अरे मीटर की जगह 100 लिखे ने, 10⁻2 10⁻⁻8 रह जाएगा। ये बच्चों वाली जानकारी भी पता होनी चाहिए, सही है का? माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर है। तो ऐसी जानकारी सामान्यतः ये काम आएंगी, इसलिए मैं लिख देता हूं आपके सामने। तो अब फुल फ्लैश तैयारी में है न्यूमेरिकल में। सारी जो बातें आपको जरूरत है, जिनकी जानना आपको आवश्यक है, वो बताई मैंने। अब बात आगे आती है कि साहब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे है। तो इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे, देखो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कि आपसे घनत्व निकलवाए, क्योंकि घनत्व का ज्ञात करने का ही फॉर्मूला है। एक कोष्टिका का आपसे घनत्व निकलवाए। एक तो न्यूमेरिकल ऐसा बन सकता है जिसमें एक कोष्टिका का क्या निकलवाए? घनत्व। अब घनत्व निकलवाए तो हमको नु बताएगा एक कोष्टिका में अवयवी कण कितने हैं, तो वो ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा एक कोष्टिका घनी अंतः केंद्रित घनी एक कोष्टिका है। तुरंत समझ जाना n का मान कितना हो गया? 2। उसने कहा एक कोष्टिका फलक केंद्रित घनीय है तो n का मान 4। तो अगर एक कोष्टिका घनत्व पूछे तो आपको बताएगा एक कोष्टिका किस प्रकार की है, अंतः केंद्रित घनीय है, आद्य घनीय है, कैसी है, n आ जाएगा। एक कोष्टिका में जो परमाणु है उनका परमाणु भार देगा, कैपिटल M परमाणु भार है, वो आपको देगा, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे उसने कहा एक कोष्टिका में सिल्वर परमाणु है Ag, तो Ag का परमाणु भार आपको दे देगा। क्लियर? कॉपर परमाणु है तो कॉपर परमाणु का परमाणु भार आपको देगा, तो बाकी भी टेंशन खत्म। अच्छा, तो 2 चीज देगा। तीसरी आपको घन के किनारे की लंबाई देगा, भुजा की लंबाई, जब ही तो घनत्व निकलेगा। एन देगा नहीं, वो तो अपने मन से लिखना होगा आपको। तो अगर घनत्व निकलवाए तो आपको 3 चीज देगा। एक कोष्टिका बताएगा किस तरह की है ताकि आपको एन का पता लगे। एक कोष्टिका आद्य है, अंतः केंद्रित घनीय है, कैसी है। एम का बता देगा आपको, एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं का परमाणु भार आपको बता देगा। एक कोष्टिका किनारे की लंबाई दे देगा, डी निकल जाएगा। क्वेश्चन आपको 4 तरह के बन सकते हैं, इसमें 4 राशियां, आप समझ गए होंगे मेरी बात है। एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें डी ज्ञात करवाए, एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें एन ज्ञात करवाए। बात को ढंग से सुनना, जिन क्वेश्चनों में उसने एन ज्ञात करवाया उसमें आपसे यह भी पूछेगा एक कोष्टिका किस प्रकार की है या उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे n का मान आपने मान लो क्वेश्चन सॉल्व किया और n का मान 2 आ गया, तो फिर आप बता सकते हो कि कोष्टिका कैसी प्रकार की है, अंतः केंद्रित घनी है। सही है। जब n निकलवाएगा तो नू भी तो पूछेगा एक कोष्टिका किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो एक क्वेश्चन ऐसा डी ज्ञात करवाए, एक ऐसा जिसमें n ज्ञात करवाए, और एक ऐसा जिसमें m परमाणु भार, और एक ऐसा जिसमें क्या ज्ञात करवाए, a किनारे की लंबाई। सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन जिसमें डी ज्ञात करवाए वो आता है। क्लियर? तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक काम करेंगे, पहले ब्लैक बोर्ड पर से जो हाथ पड़ जाए उसको नोट कर लो सबको। ऐसा करना पहले, और रुक जा विद्यमान, रुक जा, रुको रे रुको। पहले इसको लिखना पूरे को, जिसको मैंने गोले में बंद किया है, और इनको भी लिख लेना, कई गधे नहीं जानते इनको भी।
जल्दी लिखें। हाँ भाई जल्दी लिखो। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके फटाफट लिखो। पॉज कर लो ना इसे। चलो भाई अब अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और इस पर, ठीक है। चलो मैं कुछ, हाँ भाई अब घनत्व पर आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि किताब की इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज और मत जाना, है ना। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 इंटू 10⁻⁸ कोष्टिका कोर मतलब किनारा के साथ, कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका, एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, आगे लिखो। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। ठीक है, तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बुक का क्वेश्चन है आपका, तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐप करना क्या है, तरीका समझो पहले, है ना। क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाँ तो अब इसमें अपन को क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको समझो। करते तो बहुत स्टूडेंट हैं पेपर में, पर एक तरीका बिल्कुल सही तरीका कैसे है, कैसे क्वेश्चन करें अपन। मेरा तो कहना यह है कि पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप नोट करें, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करें। जैसे उसने दिया एक्स किरण विवर्तन अध्ययन, ये कोई प्रयोग है एक्स किरण आधारित। ठीक है, उस प्रयोग द्वारा पता चला कि तांबा
3.608 इंटू 10⁻⁻8 कोष्टिका कोर। मतलब ये जो दिया है ये कोष्टिका की क्या दी है, कोर। कोर मतलब किनारे की लंबाई। अब ये शायद मेरे हिसाब से सेंटीमीटर में होनी चाहिए, क्योंकि किताब में इसने मात्रक तो दिया नहीं, मात्रक नहीं दिया तो अपन इसको किस में मान लेते हैं, सेंटीमीटर में। क्लियर। तो ये है कोष्टिका कोर मतलब किनारे की लंबाई। सही है। तो हम लिख सकते हैं हमको सबसे पहले क्या मिला इस क्वेश्चन में, किनारे की लंबाई मिली। यहां से आंसर चालू किया। कोष्टिका कोर, कोष्टिका मतलब समझ गए, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई। तो हमको सबसे पहले मिला जो लिखा हमने। क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं देखते चलो। क्वेश्चन को मैं पढ़ता जा रहा हूं और उसको सरल बना रहा हूं कि हमको क्या क्या दिया है। एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई ली है। क्लियर। और उसका सिंबल भी बनाता चला जाऊंगा। ए किनारे की लंबाई का। अच्छा कितनी दी है, 3.608 इंटू 10⁻⁻8। प्रिंटिंग मिस्टेक है, मात्रक इसका मान लेते हैं चलो सेंटीमीटर है। क्लियर। किनारे की लंबाई आ गई। फिर आगे क्या दिया है, आगे बढ़े। के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका, एफसीसी एकक कोष्टिका है ये। एफसीसी का फुल फॉर्म फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। ये बोलते ही मेरे तुरंत समझ में आ गया कि इसने तो n का मान दे दिया, अवयवी कणों की संख्या। फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका दी है उसने कि जो कोष्टिका है वो फलक केंद्रित घनीय है। तो हम तुरंत समझ गए कि अवयवी कण कितने हो गए, 4। सही है। तो हम लिख सकते हैं एफसीसी उसके अकॉर्डिंग ही लिख रखे हैं, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या। सही है। परमाणुओं की संख्या सिंबल स्मॉल n या z मान लो, बराबर कितना, 4। 2 चीज हाथ पड़ गई अपने। अब तक आगे बढ़े। क्रिस्टलीकृत होता है मतलब इसका मतलब समझो अब तक क्या कहना चाह रहा है कि वो तांबा है, कोई तांबा, ये तांबा है, इसके अंदर एकक कोष्टिकाएं जो हैं वो फलक केंद्रित एकक कोष्टिकाएं हैं और जिनके किनारे की लंबाई इतनी है, ये किनारे की लंबाई, उस एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई ये है। अब तक ये बात कहना चाह रहा है वो। तो तांबा जो है वो क्या है, क्रिस्टल जालक है। सही है। क्रिस्टलीय ठोस है, पढ़ा है आपने, क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टल जालक एक ही बात होती है। तो तांबे के अंदर वो कह रहा है कि कोई प्रयोग है विवर्तन अध्ययन, उससे पता लगा कि फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिकाएं हैं और जिनके किनारे की लंबाई इतनी है। क्लियर। आगे पढ़े अपन। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व ज्ञात किया उसने, तो घनत्व दे दिया, मतलब कोई दूसरे प्रयोग से तांबे का क्या निकाला उसने, घनत्व। इसी तांबे का घनत्व कोई अन्य प्रयोग से निकाल लिया, तो हमको दिया उसने तांबे का घनत्व। तांबे का घनत्व, तांबा क्रिस्टल जालक है भाई, तो क्रिस्टल जालक का घनत्व दिया है एक तरह से। और वो क्रिस्टल जालक का घनत्व चाहे एकक कोष्टिका का घनत्व वो तो एक ही बात होती है, आपको बताया है मैंने। वो घनत्व कितना दिया है, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या ज्ञात करवा रहा है, तांबे का परमाणविक द्रव्यमान, मतलब परमाणु का द्रव्यमान निकलवा रहा है। समझ गए। परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करवा रहा है, जिसका हम सिंबल कैपिटल M मान लेते हैं और क्वेश्चन मार्क। तो समझ गए ना क्या करना है। अब समझ गए होंगे घनत्व पर फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन में तो को घनत्व कहीं मिल जाए ना तो तू समझ जाइयो घनत्व को फॉर्मूला लगेगा और वही तो सॉल्व होएगा। ठीक है का लगाए। चलो तो भाई हम जानते हैं लिखने का करने का तरीका देखो। ठीक है। D बराबर में जेड की आदत पड़ रही है, जेड लिख लो, एन लिख लो, एन इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन। ये हम जानते हैं। आ गया फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, एम। तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो एम के रूप में। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं बगल में कर रहा हूं। एम बराबर, सही है, क्या बन जाएगा, डी गुना ए क्यू, डी गुना ए क्यू गुना एन ए
सही है क्या? डी गुना ए क्यू गुना एन ए बटे में कौन जाएगा? एन। एम निकालना है। अब मान रख देते हैं, नीचे कर रहा हूँ आगे, एम बराबर, ठीक है, घनत्व का मान देखो खाए रे 8.92। मात्रक सहित लिखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, करने का तरीका देख लो। मात्रक सहित लिखते हो तो कोई गलत नहीं है, पर सामने वाले पर बढ़िया इंप्रेशन डालना है तो मात्रक सहित लिखो, ठीक है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा लिख दूंगा, सही है। अच्छा, फिर क्या लिखना है? ए क्यू, ए खाए भाई, ये खाएं ये रही 3.608 इंटू 10 की पावर -8 क्यू, ये तो ए है, ए की पावर क्यू, ए क्यू लिखना है। और मात्रक इसका सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा ना। अच्छा, अब एन ए बताओ, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, मात्रक याद होना चाहिए, मोल इनवर्स, सही है क्या? मात्रक याद होगा तो बिल्कुल सही कर लोगे, मोल इनवर्स। अच्छा, और क्या रह गया नीचे? एन, एन का मान 4, क्लियर। अब देखो पहले तो मात्रक नहीं सॉल्व करके देख लो, जिससे आपको पता लग जाए एम का मात्रक क्या आना चाहिए? ग्राम प्रति मोल। आपने ये रखा है, ये सही रखा है या नहीं? अगर मात्रक ग्राम प्रति मोल आता है जब तो अपन ने ये सही रखे हैं, और नहीं तो गड़बड़ है ही है फिर, सही है। करके देख लेते हैं, देखो देखो सेंटीमीटर क्यूब से ये कट जाएंगे ना, सही है। तो दिख गया होगा ग्राम प्रति मोल ही आना है, इसका मतलब मैंने सही लिखा है सब कुछ। अब भाई रही बात कैलकुलेशन की बात, मैं तो करूँगा ही नहीं, सही है। मैं तो बुक में तो टीप के आंसर लिख सकूँ भाई। बुक में यहाँ को आंसर आ रहा है 63.1 और बुक में आंसर में यू लिख रखो, आप भी यू लिख सकते हो ना, यू का मतलब ग्राम प्रति मोल। घर पर खाली बैठ के आराम से सॉल्व कर लेना, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए इसका घन मतलब ये 3 बार गुना करना पड़ेगा आपको, और 10 की पावर -8 और गुना 3 तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 24, और इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है, इतना आंसर मिलेगा। ये इसका परमाणविक द्रव्यमान है। देखो यह अब लड़का एक बार सोचता है यार पेपर में आ गई तो यार 3 घंटा तो यही कुछ चाहिए, फिर और क्वेश्चन कब होंगे, मान ले आ जाए। तो देखो ऐसे कभी पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन इतनी जटिल नहीं देता है। अब तो तुम किताब से कर रहे हो, आपके पास पूरा टाइम है, कैलकुलेशन जटिल है, कर सकते हो। पेपर में अगर देगा वो तो पहली बात तो जटिल कैलकुलेशन देता नहीं है, ऐसी कैलकुलेशन देता है आराम से कट-पिट करके तुरंत सॉल्व हो जाए, समझ गए। पर यहाँ तो कैलकुलेशन जटिल है, जो तो है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, नोट करें। वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करो, नहीं तो क्वेश्चन कम होंगे, है ना। हाँ जल्दी लिखो। अरे वीडियो को पॉज करो इसे और फटाफट नोट करो। कर लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डालो भाई क्वेश्चन नंबर 2। लिखो सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी होता है ना। सीसीपी जालक बनाता है, सीसीपी जालक बनाता है। अच्छा, सीसीपी जालक समझ गए। जालक मतलब ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टल जालक। सीसीपी जालक का मतलब समझ जाओ, सीसीपी या एफसीसी एक ही बात है ना। फलक केंद्रित घनीय जालक या घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, एक ही बात होती है। इसका मतलब समझ जाओ, तुमको एन दे दिया है उसने,
सीसीपी जालक है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर फलक केंद्रित घनीय का कोष्टिका होंगी। सीसीपी जालक कह ले चाहे एफसीसी जालक कह ले, सीसीपी जालक हो चाहे एफसीसी जालक है, एक ही बात है। और उसके अंदर एक कोष्टिका कौन सी होंगी? एफसीसी। मतलब उसने बता दिया कि एन का मान कितना आ गया है? 4। क्लियर? अच्छा आगे लिखो। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा, वही एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका, मतलब इस जालक की एकक कोष्टिका, नीचे देखो एक बार, जालक की एकक कोष्टिका, समझ गए? इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, किनारे की लंबाई दे दी भाई, कोर की लंबाई, ये एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई दी है उसने, वो दी है 408.6 पिकोमीटर। लंबाई पिकोमीटर में है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। घनत्व की गणना कीजिए, घनत्व निकालना है। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, कोष्टक में परमाण्विक द्रव्यमान दे रखा है। वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 107.9 U। अब देखो आपको सब चीज दे दी है उसने, ठीक है? खुद कर सकते हो, कोशिश करो रफ में, और फिर मैच करेंगे अपन। कैलकुलेशन मत करना, बाकी तो कर लो। देखो किस तरह से करते हैं। करो, तमाशा देख रहे हैं। अरे खुद करो, मैं ही करूंगा क्वेश्चन ना। फॉर्मूला लगाओ, मान धरो, इतना तो करो, सॉल्व मत करना बस। मैच करना, आपने सही किया गलत किया क्या किया। ठीक है, नहीं बैठ रहा, क्या करना है? चलो मैं करता हूं। देखो इधर, देखो आपने क्या किया पता लग जाएगा। देखो पहले वही तरीका, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। सामने देखो सभी, छोड़ो अभी, सिल्वर कौन सा जालक बनाता है? सीसीपी। तो इससे हमें पता लग गया कि इसके अंदर एकक कोष्टिकाएं कौन सी हैं? एफसीसी। सही है, तो अपने आंसर में लिख सकते हैं उसी तरह से, सीसीपी जालक में शॉर्ट में लिख दूं एफसीसी एकक कोष्टिकाएं उपस्थित होती हैं। एफसीसी का मतलब समझ गए, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिकाएं होती हैं। सही बात है भाई, मैं इस तरह से कर रहा हूं कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि हमने क्या किया है। एन का मान 4 कैसे माना भाई? सीसीपी जालक के अंदर एफसीसी एकक कोष्टिकाएं होती हैं। अतः एकक कोष्टिका में, ठीक है, एकक कोष्टिका में, एक एकक कोष्टिका की बात चल रही है, परमाणुओं की संख्या, सिंबल क्या मानोगे उसका? एन या जेड बराबर कितना? 4। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में बढ़े।
एक्सकरण विवर्तन अध्ययन से पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर मतलब किनारे की लंबाई, हमें दिया है एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, कोर का मतलब किनारे की लंबाई, ये दी है। कितनी दी है? 408.6 पिकोमीटर। मैंने कहा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है। कितना आएगा? 408.6, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻−10 सेंटीमीटर, तो 10⁻−10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। सिल्वर मतलब क्रिस्टल जालक है, उसका घनत्व पूछ रहा है। डी बराबर क्वेश्चन मार्क। सिल्वर का घनत्व वही होगा जो एक कोष्टिका का घनत्व होगा। आगे क्या कह रहा है? परमाणविक द्रव्यमान दे रखा है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। परमाणविक द्रव्यमान मैंने आपसे कहा है वो आपको पेपर में दे देगा। परमाणविक द्रव्यमान कैपिटल एम, सिंबल कितना दे रखा है? 107.9। यू का मतलब ग्राम प्रति मोल, सही है, या ग्राम मोल इनवर्स, या यू एक ही बात है। और हमें ज्ञात क्या करना है? घनत्व। क्लियर? तो सब चीज़ हमारे पास है। अब तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हम जानते हैं क्या? डी बराबर क्या होता है? जेड नहीं, एन इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए, सही है। और डी ज्ञात करना है ना आपको। क्लियर? तो फॉर्मूला लग गया। डी बराबर एन का मान 4 है इंटू एम का मान 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। मात्रक सहित रखता हूं मैं, और आप भी इसकी हैबिट डालो, बटे ए क्यू। ए का मान कितना है? 408.6 इंटू 10⁻−10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। अच्छा, एन ए 6.02 इंटू 10⁻23। मात्रक क्या है इसका? मोल इनवर्स। अब देखो क्या आएगा। घनत्व का मात्रक आना चाहिए, आपको पता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट जाएगा। अगर ये मात्रक आपस में कट जाए और मात्रक हमको मिल जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब हमने सही रखा है सब कुछ। और फिर इसको सॉल्व करेंगे घर पे आराम से, तसल्ली में इसको सॉल्व कर सकते हो। और इसका मैं तो किताब से लिख रहा हूँ, किताब में आंसर है 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है। तो इसको कैलकुलेशन को छोड़ो, बाकी देखो कितनों का सही था, बताइए कमेंट में, ठीक है। क्लियर? अब इसे फटाफट नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। देख लो। जल्दी नोट करें। वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चन देखेंगे इस पर, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करो।